और अब खबरें विस्तार से बात कर लेते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान चाहे दावे कितने भी कर ले, पर सच ये है कि उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई अब भी बाज नहीं आ रही। बॉर्डर पर आईएसआई की नई साजिश रच रहा है पाकिस्तान। जम्मू से आतंक फैलाने का प्लान बना रहा है पाक। जम्मू में नए लॉन्चिंग पैड खोले गए हैं। स्थानीय आतंकियों को पाकिस्तान भेज रहा है। पाकिस्तान की नई चाल और भारत की सुरक्षा बलों के जवाब पर भारत पाकिस्तान सीमा से संवाददाता अजय बाचलू की ये रिपोर्ट देखिए। कान खोलकर सुन लो पाकिस्तान, नहीं चलेगी आईएसआई की नई साजिश। नाकाम होगा घुसपैठ का पाकिस्तानी प्लान। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ जमी है और ऐसे में बर्फीले इलाकों में घुसपैठ असंभव हो जाती है। ऐसे में आईएसआई ने अब जम्मू के रास्ते घुसपैठ की साजिश रची है। यह है जम्मू में पाकिस्तान सीमा से सटे इलाके जहां बर्फ नहीं जमी है। अब आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान ने इन्हीं इलाकों को चुना है और पाकिस्तान की इस चाल पर भारतीय सुरक्षा बल आंख गड़ाकर बैठे। सीमा पर लगातार निगाहबानी हो रही है। जानकारी के मुताबिक इसी सीमा के पास आईएसआई ने नए ट्रेनिंग कैंप लॉन्च किए। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक नए प्लान को डिकोड किया है। एबीपी न्यूज को खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अब अपनी सीमा में जो लॉन्चिंग पैड है और जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं वहां पर जम्मू कश्मीर के स्थानीय आतंकियों को ट्रेन कर रहा है और फिर उन्हें भारतीय सीमा में भेजने की फिराक में है। मेरे पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं ये पाकिस्तान के भिम्बर का इलाका है और भिम्बर इलाके में ही कई ऐसे लॉन्चिंग पैड्स हैं, कई ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स हैं जहां पर आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा है। जो नई सूचना आई है उसके मुताबिक जो आतंकी हैं इन ट्रेनिंग कैंप्स में स्थानीय आतंकियों और स्थानीय कमांडरों की जो तादाद है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि दरअसल अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई जम्मू के रजौरी और पुंछ इलाके को आतंक का नया गढ़ बनाने की फिराक में है। इन्हीं पहाड़ी इलाकों के पीछे बने हैं हिंसा और खून खराबा फैलाने के लिए लॉन्च पैड। सुरक्षा बल जानते हैं कि इन ट्रेनिंग कैंपों में आतंकियों को घुसपैठ के लिए स्टैंड बाय रखा गया है। स्थानीय आतंकियों की चुनौती और बड़ी है, इसलिए चौकसी और बढ़ा दी गई है। इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मंशा ये है क्योंकि स्थानीय आतंकी जो हैं वो भारत के इस इलाके से भली भांति परिचित हैं। उन्हें यहाँ पर हर सड़क हर नाले का पता है और ऐसे में अगर वो घुसपैठ करके इस तरफ आते हैं तो सुरक्षा बलों की चुनौती बढ़ जाती है। पूरी साजिश समझिए। सर्दी के कारण बर्फीले इलाके से घुसपैठ मुश्किल, इसलिए कम ठंडे इलाकों पर पाकिस्तान का फोकस है। अब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकी भेजता था और उन्हें भारतीय सीमा में मौजूद गाइड या हैंडलर दाखिल कराते थे, लेकिन सीमा पर निगहबानी बढ़ने से इसमें भी मुश्किल आ रही है। ऐसे में अब गाइड के सहारे आतंकियों को भेजने की बजाय स्थानीय आतंकियों पर भरोसा कर रहा है पाकिस्तान। जिस तरह से 11 अक्टूबर से जम्मू के पुंछ में ऑपरेशन चल रहा है, उस ऑपरेशन में जो आतंकी जिन्होंने 9 भारतीय जवानों को शहीद किया वो अब तक नहीं मिले हैं। सबसे बड़ी बात जो उसमें आ रही है वो ये आ रही है कि उसमें जो स्थानीय कमांडर हैं वो शामिल है, जो इन आतंकियों को छिपने के रास्ते और वहां पर जो निकलने के रास्ते हैं वो बता रहा है। भारत ने भी निगरानी के लिए ड्रोन तक तैनात कर दिए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक निगाह रखी जा रही है ताकि पाकिस्तान की हर हरकत को नाकाम किया जा सके। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से संवाददाता अजय बाचलू की रिपोर्ट। स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर की पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन हो गई है। शिवाजी पार्क में कल उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज सुबह 10:30 बजे उनके भतीजे आदिनाथ मंगेशकर छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान से उनकी अस्थियां लेकर घर आएंगे। अस्थियां पहले लता दीदी के घर प्रभुकुंज निवास ले जाई जाएंगी। तो लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार कल किया गया। भारत रत्न लता मंगेशकर की को विदाई देने के बाद उनके अंतिम संस्कार के बाद राष्ट्रीय शोक पूरा देश मना रहा है। कई राज्यों में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है और साथ ही उनके अंतिम जो संस्कार के बाद की क्रियाएं हैं, उत्तर क्रियाएं हैं, वो जारी हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एबीपी न्यूज संवाददाता लता शर्मा जुड़ गई हैं। लता से पूछेंगे, लता
किस तरीके से स्वर कोकिला लता जी के जाने के बाद उनका उत्तर संस्कार जो है वो आगे बढ़ेगा, क्या कार्यक्रम रहने वाला है? सर आज देखेंगे तो रात सुबह की जो 10:30 है बजे ये आदिनाथ मंगेशकर जो कि इनके भांजे हैं छत्रपति शिवाजी पार्क पर मैदान पर पहुंचेंगे और अस्थि विसर्जन जो है उसकी प्रक्रिया शुरू करेंगे। खास तौर पर जो ये विसर्जन है वो बाद में किया जाएगा, लेकिन अस्थियों को लेने जाने के लिए वो पहले वहां पे पहुंचेंगे, उसके बाद वो प्रभुकुंज चले जाएंगे। और आज एक मुख्य तौर पे बात नोटिस करने की ये है कि नेशनल हॉलीडे किया गया है और महाराष्ट्र में इस पर ज्यादा गौर किया जा रहा है। कल जो मंजर हम सबने देखा था कि अंतिम संस्कार जो है रात के 8 साढ़े 8 बजे तक लगातार चला था। कई सारे फैंस वहां पे पहुंचे थे, फायर सर्विस वहां पे थी और ठीक, जो भी अपडेट होगा आगे आपसे हम लेते रहेंगे, क्योंकि आज उत्तर संस्कार होगा और जो पूरा कार्यक्रम है लता शर्मा हमारी संवाददाता हम तक पहुंचाती रहेंगी हर अपडेट। तो अब बात राजधानी दिल्ली की, जहां कोरोना नियमों में छूट के बाद आज से स्कूल्स खुल गए हैं। आज से 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। तो 14 फरवरी से नर्सरी क्लासेस के भी बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। अब स्कूलों में 50% क्षमता वाला फैसला लागू नहीं होगा, यानी अब से स्कूल्स में सभी बच्चे एक साथ पढ़ने के लिए आ सकते हैं। साथ ही स्कूल के अलावा अब सभी कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खुलने जा रहे हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस चलाने की कोई बाध्यता नहीं होगी, लेकिन स्कूल कॉलेज के कैंपस से लेकर क्लास तक तमाम कोविड गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। वहीं दिल्ली ही नहीं, कोरोना की तीसरी लहर के मध्यम पड़ने के बाद देश के दूसरे बड़े राज्यों में भी सरकार ने स्कूल, कॉलेज, कोचिंग खोलने का फैसला किया है। ग्राफिक्स की मदद से अब आपको समझाते हैं किस राज्य में क्या फैसले लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो वहां आज से स्कूल, कॉलेज में क्लासेस शुरू हो रही हैं। गुजरात में 9th तक की क्लास में भी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। केरल की अगर बात करें तो वहां आज से 10वीं और 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। 14 फरवरी से केजी तक की क्लासेस शुरू हो जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल में आज से खुले मैदान में 7वीं क्लास तक की पढ़ाई होगी। 10 फरवरी से 8वीं से 12वीं तक की क्लास शुरू होगी। वहीं अब बात कर लेते हैं बिहार की, तो बिहार में आज से 9वीं क्लास से ऊपर के स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुले हैं। 8वीं तक की क्लास 50% क्षमता के साथ चलेंगे। कॉलेज, कोचिंग संस्थानों में 100% छात्रों को इजाजत आज से मिल गई है। चुनावी मौसम में आज संसद में बजट सत्र की कार्यवाही पर निगाहें लगी रहेंगी। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। आज पीएम मोदी लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने उतर सकते हैं। ऐसे में शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री लोकसभा में जवाब दे सकते हैं, जबकि राज्यसभा में कल चर्चा का जवाब दे सकते हैं पीएम। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी पर हमले को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह संसद में बयान देंगे। राज्यसभा से करीब 11:30 बजे बोलेंगे और लोकसभा में अमित शाह शाम 5 बजे के बाद जवाब देंगे। ओवैसी पर हापुड़ के पास पिलकुआ में चुनाव प्रचार से लौटते वक्त हमला हुआ था और शाह के बयान से अब तक की जांच का खुलासा होगा। तो वहीं इसी बीच ओवैसी ने कल रैली रद्द कर दी। अगली रैली पहले चरण के मतदान के बाद यानी कि 11 फरवरी को होगी। लेकिन सवाल है कि इस गोलीकांड से क्या यूपी के समीकरण बदलेंगे? मैं मौत से नहीं डरता हूं, अल्लाह ताला मैं नहीं डरता हूं। एक बार में समय तारा गोली अपने आंख में आंसू मत लाइए। पश्चिमी यूपी के मेरठ के पास 3 फरवरी को हुए गोलीकांड की गूंज न सिर्फ यूपी की राजनीति में बल्कि संसद तक में सुनाई दे रही है। आज AIMIM सांसद ओवैसी पर हमले का सच लोकसभा और राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह सामने रखेंगे। अब तक की जांच में सामने आया है कि 2 लोगों ने ओवैसी की कार पर गोलियां चलाई थी। इस हमले में ओवैसी बाल बाल बच गए थे। छिजारसी टोल के पास गोलियां चलाई गई। गोली चलाने के आरोपी शुभम और सचिन को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में सामने आया है कि हथियार मेरठ से खरीदे गए थे। आरोपी ने कहा कि वो गोली चलाने का कोई मौका ढूंढ रहे थे। वो ओवैसी को मरा समझकर भाग गए। तुम्हारी गोली से मेरी मौत होगी। ओवैसी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। सरकार की दी गई Z श्रेणी की सुरक्षा को भी उन्होंने ठुकरा दिया। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं Z कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी।
मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे एक कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। ओवैसी का कहना है कि उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी और एक हथियार रखने की अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार की सुरक्षा नहीं लेंगे। हालांकि माना जा रहा है कि इस गोलीकांड का असर यूपी की राजनीति में पड़ सकता है। पहले चरण की 58 में से 12 सीटों पर AIMIM ने प्रत्याशी उतारे हैं। मुजफ्फरनगर और मेरठ में 3-3 सीटों पर उम्मीदवारी है, जबकि गाजियाबाद में 2 और हापुड़ की 2 सीटों पर भी प्रत्याशी उतारे हैं। बुलंदशहर और अलीगढ़ में भी 1-1 सीट पर प्रत्याशी उतारे हैं। इन सीटों पर 10 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत के बाद अब बात पंजाब के पॉलिटिक्स की। कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है, उन्हें चेहरा बनाया है। राहुल गांधी ने इस बात का ऐलान किया। वहीं सीएम की दौड़ में शामिल नवजोत सिंह सिद्धू अभी तक चुप हैं। लेकिन क्या इतनी आसानी से पार्टी का फैसला सिद्धू मानेंगे? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुश्किल डिसीजन था, आपने आसान बना दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी। जैसे ही राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट का ऐलान किया, मंच पर कुछ सेकंड्स के अंतर पर राजनीति की कभी न भूलने वाली तस्वीरें कैद हुई। राहुल गांधी ने चन्नी के नाम की घोषणा की। अपना नाम सुनते ही चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू के पैर छुए। सिद्धू ने भी चन्नी का हाथ उठाकर विजेता का ऐलान कर दिया। फिर मंच पर राहुल गांधी, चन्नी और सिद्धू गले लगे। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे के भाव कुछ और ही बयां कर रहे थे, लेकिन पार्टी आलाकमान के फैसले के आगे सिद्धू शांत दिखे। बीते कुछ दिनों से जो घमासान पंजाब कांग्रेस में छिड़ा था, उसकी हैप्पी एंडिंग मंच से दिखाने की भरपूर कोशिश की गई। सब लोग इकट्ठे होकर पंजाब को आगे लेकर जाएंगे, किसी नाल कोई चुनौती नहीं है। कार्यकर्ता भी फैसले से खुश दिखे। बिल्कुल सही किया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को चन्नी की जरूरत भी है और सिद्धू की जरूरत भी है। कांग्रेस के चन्नी को सीएम कैंडिडेट बनाने के ऐलान के साथ ही हमले शुरू हो गए। चरणजीत सिंह चन्नी। सो आज चीफ मिनिस्टर ਦਾ कैंडिडेट ਇਹਨਾਂ ਦਾ सैंड माफिया। कांग्रेस आम आदमी पार्टी की कॉपी कर रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस को मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान इसलिए करना पड़ा क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को सीएम उम्मीदवार बनाया है और अकाली दल का चेहरा सुखबीर बादल हैं। चेहरे में सिद्धू और चन्नी के बीच जंग थी, लेकिन जीते चन्नी। आखिर कांग्रेस को चन्नी के चेहरे पर इतना भरोसा क्यों है? इसके लिए पंजाब में वोटों का गणित समझ लीजिए। चन्नी पंजाब के पहले अनुसूचित जाति से आने वाले सीएम हैं। पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटों में 34 सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। कांग्रेस अनुसूचित जाति को साधना चाहती है। कांग्रेस ने जट सिख समुदाय से आने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है। अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले चन्नी को देने की घोषणा कर जातीय संतुलन बनाने की भी कोशिश की है। चन्नी सिख समुदाय की अनुसूचित जाति से आते हैं। पंजाब में 32% अनुसूचित जाति के वोटर हैं। इसमें से 19.4% अनुसूचित जाति के सिख हैं। यही जातीय समीकरण चरणजीत सिंह चन्नी के कांग्रेस का सीएम चेहरा बनने के लिए वजह बने। चन्नी के नाम के ऐलान पर उनकी पत्नी मीडिया से बात करते हुए अपने खुशी के आंसू नहीं रोक पाई। मेरे को कोई वर्ड्स नहीं है। पार्टी ते लोगों का प्यार ऊपर के आया, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं परमात्मा का धन्यवाद करती हूं। मौका ही ऐसा बना कि कोई अपने खुशी के आंसू नहीं रोक पा रहा था, तो कोई गम के आंसू दिखा नहीं पा रहा था। नवजोत सिंह सिद्धू के लिए चन्नी का चुना जाना इतना आसान नहीं होगा। ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर तब है जब कांग्रेस ने चन्नी को चुन लिया है। दूसरी तस्वीर तब की है जब अमरिंदर को छोड़कर कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धू को चुना था। दोनों तस्वीरों में सिद्धू के तेवरों में फर्क देखिए। उस वक्त पैर छूना तो दूर, सिद्धू ने अमरिंदर को देखा तक नहीं था। हाथ से शॉट लगाने के तेवर दिखाते हुए मंच तक पहुंचे थे सिद्धू। इस बार ये तेवर नदारद थे। वैसे भी अपने बगावती तेवरों के लिए जाने जाने वाले सिद्धू 2 दिन पहले ही पार्टी आला कमान पर कठपुतली सीएम की चाहत का ताना मार चुके हैं। ऊपर वाले चाहते हैं कोई कमजोर या मुख्यमंत्री होवे जड़ा इन्हां दी ताल दे उत्ते नचे ताथा तैया फिर उत्तों कहण नाच मेरी बोल के पैसा मिलेगा। अब सवाल यह है कि सिद्धू अभी तो चुप रह गए, लेकिन क्या इतनी आसानी से फैसला मानेंगे? संवाददाता जैनेंद्र की रिपोर्ट।
बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की। उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार अपने चरम पर है और एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। अब तो प्रचार में विपक्ष पर वार के लिए पीएम मोदी भी उतर चुके हैं, जिससे यूपी की लड़ाई में वार पलटवार की धार और तेज हो गई है। ये बुआ भतीजा की सरकार में उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर पिछड़ा राज्य बन गया। इतने बड़े सूबे की सरकार और उसकी अर्थव्यवस्था देश के 7वें नंबर पर। बाबा मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे, कुछ कहने की जरूरत नहीं, बाबा तो कहो। इन नकली समाजवादियों और उनके साथियों का सत्ता से दूर रहना बहुत आवश्यक है। 2022 के यूपी चुनाव में बुआ बबुआ के जिक्र से ज्यादा बाबा वर्सेस बबुआ की हो गई है। अखिलेश यादव से लेकर जयंत तक सीएम योगी को बाबा संबोधित कर रहे हैं और उन पर निशाना साध रहे हैं। चुनाव प्रचार की गर्मी बढ़ाने वाले बयान पर पलटवार अब भी जारी है। ये बाबा मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे, हम उन बाबा मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं, गर्मी निकले न निकले, लेकिन समाजवादी सरकार आएगी तो भर्ती निकलेगी, चाहे हमें फौज में भर्ती निकालनी पड़े। ऐसा माहौल देख के मुझे लग रहा है मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, बाबा तो कहो। इशारों में बीजेपी के बार बार के बुलावे के बाद भी जयंत अखिलेश के साथ खड़े हैं, तो अब बीजेपी अखिलेश के साथ जयंत पर भी हमला बोलने लगी है। वर्चुअल रैली से पीएम मोदी ने नकली समाजवादी और परिवारवादी के नाम पर दोनों पर हमला बोला। यूपी के लोगों ने दो टूक कह दिया है कि धन दौलत, बाहुबल, जातिवाद, संप्रदायवाद के दम पर, परिवारवाद के दम पर भले कुछ लोग कितनी ही राजनीति कर लें, लेकिन वो जनता का प्यार नहीं पा सकते। भाजपा राज में अपराधी कांपे थर थर, पूरा यूपी भाजपा सरकार का परिवार है। अमरोहा में प्रचार कर रहे अमित शाह ने भी अखिलेश और जयंत की जोड़ी को निशाने पर लिया। दोनों और दो खेमे लगे हैं, एक खेमे में जात पात की बात करने वाले हैं, एक खेमे में दंगा कराने वाले हैं, एक खेमे में माफियाओं के राज को संरक्षण देने वाले हैं। आगरा में प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जब हमला बोला तो आलू का शराब से कनेक्शन जोड़ दिया। पहले वोडका का जो मार्केट शेयर था वो 2% है, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है वोडका पीने वालों की भी मार्केट बढ़ गई है। इसलिए और ये बात कागज पे है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। और जब कभी आलू सड़े तो ट्रैक्टर भरना और उनके घर पे भेज देना जाता है। समाजवादी सरकार बनेगी तो बिजली आपकी फ्री होगी। देखिए, इसी वार पलटवार के बीच में बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 45 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की 8वीं लिस्ट है। बीजेपी अब तक कुल 370 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, जबकि सहयोगी अपना दल एस और निषाद पार्टी भी करीब 20 नामों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी ने जिन 45 नामों की नई लिस्ट जारी की है उनमें कुछ बड़े चेहरों पर नजर डालिए तो संजय सिंह को अमेठी से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह को बलियानगर से टिकट दिया है। विनोद सिंह को सुल्तानपुर से मैदान में उतारा है तो हर्ष वाजपेयी को इलाहाबाद उत्तर से टिकट मिला है। तो वहीं कोराव से राजमणि कोल को टिकट मिला है। कपिल देव वर्मा टांडा से उम्मीदवार बने हैं। धर्मराज निषाद अकबरपुर से मैदान में है। केपी सिंह को मल्हनी से, अनिल राजभर को शिवपुर से मैदान में उतारा गया है। साथ ही बैरिया से आनंद स्वरूप शुक्ला को टिकट दिया गया है। घोसी से विजय राजभर, नीलकंठ तिवारी एक बार फिर रिपीट किए गए हैं। वाराणसी साउथ से ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जो बड़े चेहरे हैं इस नई लिस्ट में। तो कोरोना के कंट्रोल में आने की भी अब बात कर लेते हैं। कोरोना के कंट्रोल में आने से चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए थोड़ी राहत दी है, जिसके बाद अंतिम सीमित संख्या के साथ
लेकिन आज से यूपी में पीएम मोदी की रैलियों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। पीएम मोदी भी यूपी की जमीन पर पहुंचकर रैली करेंगे और वर्चुअल नहीं बल्कि यह रैली फिजिकल होगी। यूपी में आज से पीएम मोदी वर्चुअल नहीं बल्कि जमीनी प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। अब तेज होगी चुनाव में प्रचार की धार और चुन चुन कर होगा विरोधियों पर वार। तो प्रचार में मैदान में अब बीजेपी के 3 दिग्गज और विपक्ष के 2 युवाओं की जोड़ी के बीच जंग होगी। चुनाव प्रचार में आज से प्रधानमंत्री मोदी यूपी की जमीन पर उतरेंगे। बिजनौर से वर्चुअल नहीं फिजिकल रैली की शुरुआत करेंगे। मोदी बिजनौर के वर्धमान डिग्री कॉलेज में पहुंचकर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम की चुनावी रैलियों को देखते हुए तैयारी पूरी कर ली गई है। एसपीजी और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर सुरक्षा इंतजाम की समीक्षा की। हेलीकॉप्टर उतारने को लेकर रिहर्सल भी किया गया। हालांकि पीएम की ये रैली कोरोना काल से पहले होने वाली चुनावी रैलियों की तुलना में छोटी होगी। बिजनौर की इस रैली में हजारों लाखों लोग नहीं होंगे। संख्या सीमित है और कोविड प्रोटोकॉल के तहत कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए कुर्सियां लगा दी गई हैं। ये 18 विधानसभाओं का, 3 जिलों का और 75 मंडलों में एक कार्यक्रम भौतिक रूप से यहाँ होगा। बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा जिले में वर्चुअल रूप से जो इन 18 विधानसभाओं में 75 मंडल पड़ते हैं उनमें एलईडी लगाकर वहां सुना जाएगा। सुबह 11:20 पर पीएम मोदी की रैली। बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा कुल 3 जिलों के वोटरों पर नजर। 21 विधानसभा सीटों के लोगों को संबोधित करेंगे मोदी। कॉलेज ग्राउंड में सिर्फ 1000 लोग मौजूद होंगे। पार्टी के सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव प्रसारण होगा। 21 विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी के जरिए रैली का लाइव प्रसारण होगा। यूपी के बाद प्रधानमंत्री आज उत्तराखंड के लोगों को भी संबोधित करेंगे। दोपहर 2:30 बजे वर्चुअल रैली के जरिए 14 विधानसभा के लोगों से संवाद करेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ यूपी में सत्ता बचाए रखने के लिए एक सीट पर घूम रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर, मुजफ्फरनगर और मेरठ में चुनाव प्रचार करेंगे। इन जिलों में पहले और दूसरे चरण में चुनाव होने हैं। इनके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यूपी में प्रचार के मैदान में जमे हुए हैं। राजनाथ सिंह सुबह 11:30 बजे से प्रचार में जुट जाएंगे। वो कटरा, शाहजहांपुर में जनसभा करेंगे। फिर दोपहर बाद बुलंदशहर में होंगे। ये तो हुआ सत्ता पक्ष के प्रचार का कार्यक्रम। अब विपक्ष की बात, जहां अखिलेश और जयंत सबसे आगे चल रहे हैं। अखिलेश यादव सहारनपुर में प्रचार करेंगे तो जयंत यादव मेरठ, गाजियाबाद और बागपत में प्रचार करेंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जाट वोट किस तरफ है, ये सवाल पश्चिमी यूपी की 136 सीटों के लिए सबसे अहम है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसान नेता नरेश टिकैत से मुलाकात की और दावा किया कि किसान नेता का आशीर्वाद उनके साथ है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। 10 तारीख को चुनाव से ऐन पहले मुजफ्फरनगर में किसान नेता नरेश टिकैत के साथ बैठकर तमाम कैमरों के बीच आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने खाना खाया। इसके बाद नरेश टिकैत ने जयंत चौधरी के सिर पर हाथ भी रखा तो बाहर निकलकर जयंत चौधरी ने ऐलान कर दिया कि उन्हें आशीर्वाद मिल चुका है। क्या नरेश टिकैत जी ने गठबंधन को समर्थन दिया? उनका आशीर्वाद है, धन्यवाद। इसी आशीर्वाद को लेकर आज जयंत 10:30 बजे मेरठ कैंट विधानसभा में, 11:30 बजे मेरठ के सिवाल खास में, दोपहर 1 बजे गाजियाबाद के मोदी नगर और 2:30 बजे बागपत के ढिकौली में रैली करेंगे। ये तस्वीरें बड़ी इसलिए हैं क्योंकि दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत लगातार दावा करते रहे हैं कि वो राजनीति में नहीं आएंगे और लोगों को खुद फैसला लेना है कि उन्हें किसे वोट करना है। अब तो 13 महीने के आंदोलन तो ट्रेनिंग सबकी होगी, पूरे देश की ट्रेनिंग होगी। आपने देखी नहीं क्या ट्रेनिंग? जो ट्रेनिंग गांवों में चल रही, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। जो वोट मांगने जाता है उससे क्वेश्चन कर रहे हैं। लोग अपनी भाषा में आंदोलन के बाद में
अपनी भाषा में उनसे सवाल जवाब करना सीख गए। हमने जनता को बोलना सिखाया, और अगर बोलना सीख जाएगा तो आगे का काम तो अपने आप कर लेगा। चुनाव से ऐन पहले नरेश टिकैत ने आशीर्वाद दिया तो राकेश टिकैत ने बीजेपी पर सीधा वार किया। 1 महीने से तो एक बिरादरी को टारगेट कर रखा है चुनाव में। क्या उसको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? क्या उसको दूसरी बिरादरियों से एक अलग काम करा जा रहा है? 1 महीने से पूरा टारगेट पे स्टेडियम है वहां पे, उसी में एक मैच कराना चाहते हैं। हमने कहा भाई वो मैच अब की बार मुजफ्फरनगर की धरती पे तो होगा नहीं। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाटलैंड के नाम से मशहूर है। पश्चिमी यूपी में करीब 17% जाट। यूपी की 120 सीटों पर जाटों का असर है। 45 से 50 सीटों पर जाट हार जीत तय करते हैं। 11 जिलों में जाट समुदाय निर्णायक भूमिका में है। आरएलडी इन्हीं जाट और किसान वोटों की राजनीति करती है। पिछले चुनाव में ये वोट बीजेपी को पड़े थे और उस वक्त न सिर्फ आरएलडी बल्कि खुद किसान नेता राकेश टिकैत भी किनारे पहुंच गए थे। लेकिन किसान आंदोलन के बाद से जाटों में नाराजगी देखी गई, जिसके बाद बीजेपी लगातार जाट नेताओं को मनाने की कोशिश में है। बीजेपी ने अपने नेताओं को जाट इलाकों में उतार दिया है। खुद जाट नेताओं से बीजेपी नेता अमित शाह ने मुलाकात भी की। लेकिन अब देखना होगा कि चुनाव में जाट किस तरफ जाते हैं। क्या यह आशीर्वाद काम करेगा या बीजेपी नाराजगी खत्म कर फिर से जाटों को अपने खेमे में ले आएगी? वहीं यूपी चुनाव में अब बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी खेला करने पहुंच रही है। वो आज लखनऊ आ रही हैं, जहां अखिलेश के साथ बैठक करेंगी और कल अखिलेश के पक्ष में वर्चुअल रैली करेंगी। क्या है यूपी में अखिलेश यादव और ममता की रणनीति? खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे, खदेड़ा होबे। अब तक ममता के नारों का इस्तेमाल यूपी की राजनीति में हो रहा था। अब खुद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी राजनीति में खेल करने पहुंच रही हैं। 7 फरवरी को ममता अखिलेश से मुलाकात करेंगी। 8 फरवरी को ममता अखिलेश के लिए प्रचार भी करेंगी। अखिलेश भले ही बंगाल चुनाव में दीदी के लिए प्रचार करने नहीं पहुंचे थे, लेकिन ममता बनर्जी को उन्होंने खुला समर्थन दिया था। अब उसी कर्ज की वापसी ममता लखनऊ दौरे में करने जा रही हैं, जिसका ऐलान कल रैली और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है। खुद अखिलेश यादव भी चाहते थे कि दीदी यूपी में उनकी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करें। अब तक एसपी को क्षेत्रीय दलों के साथ साथ एनसीपी, आरजेडी समर्थन दे चुके हैं। अब टीएमसी का साथ मिलने की भी उम्मीद है। हालांकि सीएम ममता बनर्जी पहले ही साफ कर चुकी हैं कि टीएमसी यूपी में चुनाव नहीं लड़ेगी। टीएमसी का यूपी में जनाधार भी नहीं है, लेकिन ममता का समर्थन अखिलेश की ताकत को और बढ़ाएगा। सबसे बढ़कर ये 2022 से आगे बढ़कर ममता का 2024 का प्लान है, जिसमें वो अपनी पीएम की दावेदारी के लिए क्षेत्रीय दलों से हाथ मिला रही हैं। ममता बनर्जी गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस दलों का मोर्चा बनाना चाहती हैं। यूपी में अखिलेश इसमें अहम कड़ी हैं। चुनावों का मौसम आते ही धर्म से जुड़े मुद्दों पर भी बहस तेज हो जाती है। करीब 2 महीनों में देश के कई राज्यों में हुई धर्म संसद को लेकर खूब विवाद हुआ, जहां कुछ साधु संतों की ओर से खास समुदाय से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए गए। वहीं अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस पूरे विवाद पर अपनी टिप्पणी दी है। उसकी कड़ी निंदा की है और उन्होंने इन बयानों को हिंदुत्व के खिलाफ बताया है। मोहन भागवत ने कहा कि हाल ही में धर्म संसद में कुछ ऐसे बयान दिए गए जो हिंदू शब्द नहीं थे, हिंदू विचारधारा भी नहीं थी। हिंदुत्व को मानने वाले लोग उनसे कभी सहमत नहीं हो सकते। अगर कोई गुस्से में आकर कुछ कह दे तो वो हिंदुत्व नहीं कहा जा सकता। आइए और अब बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां कोरोना नियमों में छूट के बाद आज से स्कूल्स खुल गए हैं। आज से 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के स्कूल्स खोल दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है अभिभावकों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। स्कूल के अलावा अब सभी कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खुल गए हैं। देखिए संवाददाता मदीहा खान की रिपोर्ट। आज से दिल्ली में स्कूल जो हैं वो खुल गए हैं। क्लास 9 से क्लास 12 तक के बच्चों के लिए आज से स्कूल खुल गए। बच्चों ने वापस स्कूल आना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं शालीमार बाग में मॉडर्न पब्लिक स्कूल में, और यहाँ पर क्या तस्वीरें हैं सबसे पहले आपको दिखाते हैं, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर के बाद हमने देखा किस तरह से स्कूल
तीसरी लहर में बंद हो गए थे और अब वापस स्कूल खुल गए हैं। बच्चे बेहद उत्साहित हैं और देखिए किस तरह से स्कूल में एंट्री करते हुए जो अब हमारी लाइफ के साथ अब एक न्यू नॉर्मल जुड़ गया है। कोविड प्रोटोकॉल वो बेहद ज़रूरी है, उसी का पालन करते हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब अंदर एंट्री कर रहे हैं स्कूल में। आपको दिखा दें किस तरह से यहाँ पर एक मैट है जो सैनिटाइज मैट है, जिससे पैर को सैनिटाइज करके बच्चे अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं। ये सब बेहद ज़रूरी है। मास्क की अगर बात करें तो मास्क बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोविड से बचना है तो मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए इस तरह से जो स्कूल में बच्चे हैं वो यहाँ मौजूद हैं। यहाँ एक हमारे साथ छात्र भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पार्थ गुप्ता। ये बताइए कितना अच्छा लग रहा है, कितने एक्साइटेड है इतने दिनों बाद वापस स्कूल आके? फ्रेंड से मिलने को मिलेगा। क्या कुछ कहेंगे? पढ़ाई का लॉस हुआ, ऑनलाइन क्लासेस में जो मज़ा था या ऑफलाइन क्लास में जो मज़ा था वो ऑनलाइन क्लास में नहीं था? ऑनलाइन में यही था कि पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही थी और ऑफलाइन में फ्रेंड्स के साथ पढ़ेंगे। अब वापस से एक्साइटेड हैं सब फ्रेंड्स से मिलने के लिए, टीचर्स से मिलने के लिए? यस। आप देखिए कि यहाँ पर बच्चे जो हैं वो भी एक्साइटेड हैं, काफ़ी दिन बाद स्कूल में पहुँचे हैं। आज ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।